गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों। कल हमने अमोनिया निर्माण के बारे में बताया था। उसमें पहली विधि थी लेबोरेटरी प्रोसेस। प्रयोगशाला में अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन को गर्म करते हैं, अमोनिया गैस बनती है। अमोनिया की महत्वपूर्ण विधि है औद्योगिक विधि, वो है एब्री विधि। इसका हमने कल आपको सिद्धांत बताया था, आज इसकी बनावट। तो फिर दोबारा एब्री विधि द्वारा अमोनिया का औद्योगिक उत्पादन किया जाता है। जब एक आयतन नाइट्रोजन, 3 आयतन हाइड्रोजन उत्प्रेरक Fe की उपस्थिति में 700 के और 200 से 900 एटीएम वायु दाब पर प्रवाहित करते हैं, अमोनिया गैस बनती है। फिर मैंने आपको इसमें आवश्यक 2 शर्तें बताई थी और क्वेश्चन भी आ जाता है। एब्री विधि द्वारा अमोनिया उत्पादन की आवश्यक शर्तें। शर्तें क्या होती है? कम ताप और अधिक दाब, 1 नंबर किया जाती है। फिर है बनावट। ये 2019 में डायग्राम ये आया था। तो उपकरण ये होता है अमोनिया निर्माण के लिए। N2 और शुद्ध हाइड्रोजन, 1 आयतन नाइट्रोजन और 3 आयतन हाइड्रोजन गैसीय मिश्रण को उच्च दाब कंप्रेसर की सहायता से उत्प्रेरक कक्ष में प्रवाहित करते हैं। इसे गर्म करने के लिए नीचे अग्निशय पदार्थ होते हैं, बर्नर लगे होते हैं। तापमान 700 के रखा जाता है। लोहे की जाली, साथ में K2O Al2O3 तथा सक्रिय कारक मोलिब्डेनम भी इसमें भरा होता है। जब ये गैसीय मिश्रण उत्प्रेरक कक्ष में प्रवाहित होता है तो ये आपस में क्रिया करके क्या बनाती है? अमोनिया गैस। क्या बनाती है? अमोनिया गैस, जो एक पाइप के द्वारा संघनित्र में प्रवाहित करते हैं। संघनित्र कक्ष होता है जहाँ ठंडा पानी भरा होता है, लगातार ठंडा पानी चलता रहता है, क्योंकि ये गैस इसमें से गुजरती है तो ये धीरे धीरे ठंडी हो जाती है और द्रवित हो जाती है अमोनिया, जो नीचे एकत्रित हो जाती है। कुछ N2H2 इसमें बच जाती है। N2 और H2 गैस क्या होती है? शेष रह जाती है। तो वो पुनः परिसंचारी पंप के द्वारा, यानी इस पंप लगा होता है, पुनः इसको द्वारा कहाँ भेज देते हैं? उत्प्रेरक कक्ष में। इस प्रकार ये लगातार ये अमोनिया गैस का निर्माण होता रहता है। तो ये इसकी विधि का वर्णन। इसके बाद अमोनिया के गुणधर्म, जैसा कि मैं कल ही बताया था कि ये विशिष्ट गंध वाली गैस है, वायु से हल्की होती है। जहाँ यूरिनल होते हैं, पेशाब घर होते हैं, वहाँ पर जो एक विशेष प्रकार की गंध आती है वो अमोनिया गैस ही होती है, क्योंकि वायु हल्की है और तीक्ष्ण गंध वाली है। इसमें खास बात क्या रखना है? इसमें इसकी संरचना क्या याद करना है? इसकी संरचना। तो ये इसकी अमोनिया की संरचना है। संकरण sp3 पूछ लेते हैं। ज्यामिति पिरामिडी, यहाँ प्रश्न आ जाता है। जब संकलन sp3 है तो ज्यामिति क्या होनी चाहिए? चतुष्फलकीय होनी चाहिए। लेकिन
अमोनिया की ज्यामिति क्या होती है, पिरामिडी। कारण इसमें n पर एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। क्या पाया जाता है, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाया जाता है, जिनमें अधिक प्रतिकर्षण के कारण ये कुछ कोण को प्रभावित कर देती है। कोण 109 डिग्री से घटकर 104 या 5 रह जाता है। विकृति आने के कारण ये पिरामिडी आकृति की हो जाती है। उसके बाद में प्रकृति, अमोनिया गैस क्षारीय प्रकृति वाली गैस है, क्योंकि इसमें n पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है जो आसानी से प्रदान कर देती है, इसलिए ये लुईस क्षार की भांति व्यवहार करती है। इसके अलावा ये जल में घुलकर, क्योंकि जल में अत्यधिक विलय होती है, NH3+H2O क्या बनाती है, NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जो कि है क्षारीय प्रकृति का होता है। यही कारण है कि ये अमोनिया का जो जलीय विलयन है वो अम्लों से क्रिया करके लवण का निर्माण करती है। जैसे NH4OH प्लस HCl, NH4Cl प्लस H2O। यहाँ ये भी याद रखना, ये अगर सीधी डायरेक्ट अमोनिया गैस को HCl के संपर्क में लाते हैं तो नौसाद्र का निर्माण होता है, यानी सफ़ेद धुआं उत्पन्न होता है। सफ़ेद धुआं अगर पहचान करनी है कि अमोनिया गैस बन रही है, तो जब ये जहाँ भी गैस ये बनती है उसके संपर्क में HCl से भिगी हुई छड़ लाओ तो यहाँ एक सफ़ेद धुआं यानी नौसाद्र बनता है। इस कारण इसकी पहचान भी हो जाती है और ये क्षारीय प्रकृति भी है। दूसरी क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अमोनिया को सल्फ्यूरिक अम्ल में प्रभावित करते हैं तो अमोनियम सल्फेट लवण बनता है। इसी प्रकार नाइट्रिक अम्ल के साथ अमोनिया अमोनियम नाइट्रेट का निर्माण करती है, जो कि एक विस्फोटक पदार्थ होता है। ये अगर क्षारीय प्रकृति आज सिद्ध कीजिए, अमोनिया क्षारीय प्रकृति वाली गैस है, इसमें ये दो क्रियाएँ आ जाएगी। इसके बाद में इसमें दो क्रिया और दी है धातु आयनों से। अमोनिया गैस कॉपर और Ag आयनों के जो प्रयोगशाला में मूल्य के टेस्ट होते हैं उन्हीं में भी काम आती है, क्योंकि कॉपर आयनों से क्रिया करके ये नीले रंग का यौगिक बनाती है, क्यूप्रो टेट्रामीन सल्फेट। यानी जब अमोनिया के विलयन में जब इसको हम कॉपर सल्फेट में प्रभावित करते हैं तो ये एक नीले रंग का यौगिक बनाती है, जो कॉपर की परीक्षण में युक्त होता है। इसी प्रकार सिल्वर आयन से भी क्रिया करके सिल्वर अमोनियम क्लोराइड, यानी कि देखिए इसमें आ जाता है कि ये थर्ड पॉइंट आता है कॉपर आयन और सिल्वर आयन। तीसरा बिंदु इसमें आता है Cu+2 आयन Ag आयन। तो जब अमोनिया गैस को कॉपर सल्फेट विलयन में प्रवाहित करते हैं तो टेट्रामीन कॉपर सल्फेट एक संकुल यौगिक बनाती है। ऐसे दे सकते हैं Cu+2 4NH3 चेंज CuNH3 का होल 4+2, यानी टेट्रामीन कॉपर आयन बनाती है। इसी प्रकार सिल्वर आयन यानी Ag आयनों को भी, जैसे AgCl प्लस NH4OH AgNH3 का होल ट्वाइस Cl या Ag आयन प्लस 2NH3 चेंज
AgNH3 का ट्वाइस संकुल आयन का निर्माण करती है। तो ये है दो क्रियाएं हैं, Cu आयन और AgN से आ जाती है कि अमोनिया क्या होता है, अमोनिया को कॉपर आयन में प्रवाहित करते हैं या Ag आयन में प्रवाहित करते हैं। उसमें चौथा पॉइंट है क्लोरीन के साथ अभिक्रिया। तो क्रिया है Cl2 के साथ। आगे पी ब्लॉक में वर्ग 17 में फिर आएगी क्लोरीन। तो ये कॉमन क्रिया है क्या कि क्लोरीन और अमोनिया में दो क्रिया होती है। दो मतलब इसमें अमोनिया की अधिकता में और अमोनिया की कमी में। तो यदि अमोनिया की मात्रा अधिक है और क्लोरीन की मात्रा कम होती है तो अमोनियम क्लोराइड और N2 गैस बनती है। जब तो बोर्ड में इतना लिखा हुआ होगा, समझ जाएंगे कि यहाँ अमोनिया की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है। इसमें 3Cl2 यहाँ क्या आएगा 3Cl2, तो इसमें बन जाएगा 6NH4Cl प्लस N2। और जब अमोनिया की कमी हो और क्लोरीन की अधिकता हो तब बनता है विस्फोटक पदार्थ NCl3। तो ये दो क्रिया है क्लोरीन के साथ। तो परीक्षा में कई बार ये समीकरण आपको इतनी दी होगी तो ये क्रिया देनी होगी। यहाँ अमोनिया की अधिकता में बनता है अमोनियम क्लोराइड और नाइट्रोजन, और क्लोरीन की अधिकता में नाइट्रोजन का ट्राइक्लोराइड बनता है जो कि एक विस्फोटक पदार्थ है। उसके बाद में अमोनिया के उपयोग, तो अमोनिया यूरिया के निर्माण में, जो अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट, यानी जो अमोनियम की जो रासायनिक उर्वरक है उनके निर्माण में अमोनिया का उपयोग किया जाता है। बाकी प्रयोगशाला में एक महत्वपूर्ण ये अभिकर्मक है। तो ये दो उपयोग याद कर लें। तो ये था अमोनिया। इसमें ध्यान देने की बात क्या है, अमोनिया की और प्रयोगशाला विधि, एवरी विधि, आवश्यक शर्तें, एवरी विधि का नाम है कि चित्र, संरचना, संकरण, क्लोरीन साथ क्रिया और क्षारीय प्रकृति। ये था अमोनिया। इसके बाद तीसरा आता है नाइट्रिक एसिड HNO3। नाइट्रिक अम्ल एक अकार्बनिक अम्ल है। आपको बताया गया 3 अकार्बनिक अम्ल होते हैं, नमक का अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, गंधक का अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडियम का अम्ल नाइट्रिक अम्ल। तो नाइट्रिक अम्ल में दो बनाने की विधियां हैं, प्रयोगशाला विधि, औद्योगिक विधि। उसके बाद धातु और अधातु से क्रियाएं। तो इसके 3 टॉपिक हैं। पहला आता है नाइट्रिक एसिड, ये इसमें है नाइट्रिक एसिड HNO3। प्रयोगशाला विधि। तो प्रयोगशाला में सोडियम नाइट्रेट और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया से नाइट्रिक अम्ल का निर्माण किया जाता है। जब सोडियम नाइट्रेट NaNO3 प्लस H2SO4 को गर्म करते हैं
NaHSO4 प्लस HNO3, फिर NaNO3 प्लस NaHSO4 चेंज Na2SO4 प्लस HNO3। दूसरी है औद्योगिक विधि। यहाँ है ओस्टवाल्ड विधि। कौन सी है? ओस्टवाल्ड विधि। तो जैसे अमोनिया में हबर विधि है, ऐसे ही नाइट्रिक अम्ल के औद्योगिक उत्पादन में ओस्टवाल्ड विधि का उपयोग करते हैं। पहला है सिद्धांत कि जब अमोनिया गैस और वायु के मिश्रण को प्लेटिनम की जाली पर 800 केल्विन पर प्रवाहित करते हैं, मिट्टी की जाली होती है, तो नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनती है। जो ऑक्सीकृत होकर नाइट्रोजन पेरोक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। नाइट्रोजन पेरोक्साइड को जल में प्रवाहित करते हैं। नाइट्रस अम्ल और नाइट्रिक अम्ल देती है। नाइट्रस अम्ल अस्थायी होता है जो नाइट्रिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। ये तो इसकी है समीकरण है। अगर आ जाए ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल निर्माण की अभिक्रियाएं, तो इसकी अभिक्रियाएं हैं। डायग्राम इसका पाठ्यक्रम में नहीं है, केवल पूछा जाएगा कि उसका इसकी समीकरण पूछी जाएगी। उसके बाद रासायनिक क्रियाएं। रासायनिक क्रियाओं में नाइट्रिक अम्ल की क्रियाएं हैं धातुओं से, और धातुओं में भी इसमें सांद्र और तनु दोनों की अलग अलग है। परीक्षा में आ जाता है सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया, तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया और अधातुओं से क्रिया। और प्रयोगशाला में नाइट्रो समूह का परीक्षण। तो सेकंड पार्ट आता है नाइट्रिक अम्ल की रासायनिक गुण। रासायनिक गुण, चूँकि ये अम्लीय प्रकृति का है तो ये क्षारों से क्रिया करके लवण और जल बनाता है। ये पाठ्यक्रम के अनुसार यहाँ हम 3 क्रियाओं का अध्ययन करेंगे, अधातुओं और धातुओं। धातुओं में 2, तनु और सांद्र। तो पहली क्रिया लेते हैं अधातुओं से। इसमें आप कार्बन है, सल्फर है और फास्फोरस है, यानी 4 अधातुओं के साथ नाइट्रिक अम्ल की क्रिया है। परीक्षा में एक क्रिया आ जाती है, उसमें आदि समीकरण दिए पूरा करना होता है। तो जब नाइट्रिक अम्ल, सांद्र नाइट्रिक अम्ल अधातुओं से क्रिया करता है तो उनके कार्बोनिक, उनके अम्ल परिवर्तित कर देता है। जैसे कार्बन के साथ कार्बोनिक अम्ल, सल्फर के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल, आयोडीन के साथ आयोडिक अम्ल और फास्फोरस के साथ फास्फोरिक अम्ल। यानी यह सांद्र और गर्म नाइट्रिक अम्ल को जब कार्बन, सल्फर, आयोडीन और फास्फोरस के साथ गर्म करते हैं तो यह
को उनके अम्लों में परिवर्तित कर देती है। ये इसकी क्रियाएं हैं। C+4HNO3 किया सांद्र और गर्म, जैसे डेल्टा गर्म करता H2CO3 प्लस 4NO2 2H2O, सल्फर के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 प्लस आयोडीन के साथ आयोडिक अम्ल और फास्फोरस के साथ फास्फोरिक अम्ल। तो ये 4 क्रियाएं नाइट्रिक अम्ल की है। तो बोर्ड में इनमें एक क्रिया आपको इतना ये दे देंगे, ये पोर्शन आगे वाला आपको पूरा करना होगा। तो याद रखना, ये नाइट्रिक अम्ल की अधातुओं से क्रिया है। उसके बाद नंबर 2 आता है धातुओं से, दूसरा होता है धातुओं से। धातु में यहाँ Cu Zn Mg Mn Fe Al डॉट डॉट डॉट। तो धातु भी ये दी हुई है। इनमें एक तो ध्यान रखना कि Au और Pt ये 2 धातु नाइट्रिक अम्ल से क्रिया नहीं करती, चाहे सांद्र हो चाहे हो तनु, ये दोनों क्रिया धातुएं नाइट्रिक अम्ल से क्रिया नहीं करती है। और नंबर 2 आयरन और एल, ये भी नाइट्रिक अम्ल से क्रिया नहीं करती है, क्योंकि जब इसमें नाइट्रिक अम्ल मिलाया जाता है इनका क्या बन जाता है ऑक्साइड। जैसे Al से Al2O3 बन गया, Fe से Fe2O3 बन गया। तो इनकी इस तरह पर ऑक्साइड की एक परत बन जाती है। इस कारण ये सामान्य अवस्था में FeAlCr ये नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया नहीं करती है। कारण है कि जब इनको नाइट्रिक अम्ल में मिलाया जाता है तो इनके किस तरह पर ऑक्साइड की एक परत बन जाती है। अब इसमें धातुओं में क्रिया में 2 शर्तें हैं। एक तो क्या है, अम्ल क्या हो, तनु HNO3 क्या हो तनु, और एक होता है सांद्र HNO3। तो परीक्षा में आपको दिया होगा कि सांद्र से क्रिया है या तनु नाइट्रिक अम्ल से। तो पहले हम लेते हैं सांद्र नाइट्रिक अम्ल से। सांद्र नाइट्रिक अम्ल और धातु की क्रिया में धातु का नाइट्रेट बनता है, भूरी गैस NO2 बनती है। इसमें कॉमन है, चाहे कोई भी धातु आ जाए, जब सांद्र और गर्म नाइट्रिक अम्ल के साथ किसी भी धातु को गर्म करते हैं तो उनके नाइट्रेट और नाइट्रोजन पेरोक्साइड गैस बनती है। यहाँ अपवाद मैंने बता दिया, एक तो गोल्ड और पीटी तो क्रिया करती नहीं है, जबकि FeAl और Cr इनकी भी क्रिया नहीं होती है, क्योंकि इनकी सतह पर एक ऑक्साइड की परत बन जाती है। तो हम क्रिया में सांद्र नाइट्रिक अम्ल की करेंगे धातुओं से। जैसे पहला आया Cu
प्लस 4HNO3। यहाँ लिखा होगा गर्म और सांद्र, परीक्षा में इतने दिया होगा। अब तो ये नहीं लिखा, आप समझ जाएंगे। अगर ये नहीं लिखा तो भी समझ जाएंगे कि अगर 4 नाइट्रिक अम्ल सिर्फ CU है तो क्रिया कौन सी है? सांद्र। इसमें क्या बनेगा? कॉपर नाइट्रेट प्लस नाइट्रोजन पेरोक्साइड प्लस जल। ऐसे ले ले Zn, सांद्र को बोलते हैं, कंसंट्रेटिव बोल देते हैं। तो जिंक नाइट्रेट NO2 2H2O, मैग्नीज ये मैग्नीशियम और मैग्नीज। मैग्नीज नाइट्रेट। तो ये तो है कॉमन सांद्र के साथ, लेकिन तनु या डाइल्यूट HNO3 यहाँ अलग अलग क्रियाएं हैं। इन धातुओं के साथ तनु नाइट्रिक अम्ल की क्रिया अलग अलग है। अगर लेते हैं कॉपर, तो कॉपर तनु नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड गैस देता है। यदि तनु नाइट्रिक अम्ल उपयोग करें तो कॉपर के साथ नाइट्रिक ऑक्साइड गैस, Zn के साथ नाइट्रस ऑक्साइड गैस, जिसको लाफिंग गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लाफिंग गैस। इसको सूंघने से मनुष्य को सोते ही हंसी आती है। तीसरा, Mg और Mn के साथ हाइड्रोजन गैस रहता है। ऐसे अगर मैग्नीज है, ये धातुओं के साथ क्रिया है। इसके बाद में प्रयोगशाला में नाइट्रो समूह का परीक्षण। आपके पाठ्यक्रम में अम्लीय मूलकों का परीक्षण है, उसमें नाइट्रेट मूलक का परीक्षण दिया गया है। तो आपके इस पाठ्यक्रम में दिया हुआ है नाइट्रेट समूह मूलक का परीक्षण। तो ये क्या होता है कि दिया गया जो लवण है, दिया गया लवण या मिश्रण, उसका सोडा निष्कर्ष बनाकर उसमें उसको उदासीन करके फेरस सल्फेट का विलयन उदासीन करके FeSO4 विलयन मिलाकर परख नली की दीवार के सहारे से सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं तो परख नली में भूरे रंग का छल्ला या वलय बनती है। इसे बोलते हैं रिंग टेस्ट। क्या बोलते हैं? रिंग टेस्ट। यानी कि एक परख नली में सोडा निष्कर्ष ले लेते हैं, इसमें ताज़ा
FeSO4 का विलयन मिला देंगे। अब क्या इसकी दीवार के सहारे से यहाँ क्या है सल्फ्यूरिक अम्ल डाला जाता है, तो यहाँ एक भूरे रंग का छल्ला बन जाता है। जो आपको जब मुल्क का प्रश्न कराएंगे तब आपको बना के दिखाएंगे। तो ये भूरी ब्लैक बनती है, इसलिए बोलते हैं रिंग टेस्ट। और आगे इसके उपयोग नाइट्रिक अम्ल प्रयोगशाला में अभिक्रमक में काम आता है। अधिकांश विस्फोटक पदार्थ ट्राइनाइट्रोटोलुमीन, ट्राइनाइट्रोबेंजीन, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन, जितने भी RDX विषैले पदार्थ है उसमें अधिकांश में नाइट्रिक अम्ल का उपयोग होता है। हाँ, एक इसका उपयोग महत्वपूर्ण है, वो है अम्लराज के रूप में। एक्वा रेजिया, ये मैंने पहले आपको बताया था +1 में ही। एक्वा रेजिया क्या होता है, इसमें 3 आयतन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, 3 आयतन HCl, 3 आयतन HCl और 1 आयतन नाइट्रिक अम्ल, कहते हैं एक्वा रेजिया आ जाता है। कि एक्वा रेजिया क्या होता है, अम्लराज क्या होता है, जब सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 3 आयतन और 1 आयतन सांद्र नाइट्रिक अम्ल को मिलाया जाता है, क्या बनता है, एक्वा रेजिया। और इसमें नवजात क्लोरीन होती है जो सोना या पीटी जैसी धातुओं को विलय कर लेती है। इसलिए प्लेटिनम और सोने के निष्कर्षण में एक्वा रेजिया का उपयोग करते हैं, क्योंकि यहाँ जैसे ये एक्वा रेजिया Au + 3Cl चेंज AuCl3, तो ये और क्लोराइड बन जाता है। इससे हम गोल्ड को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये था हमारा नाइट्रिक अम्ल। तो आज हमने 2 टॉपिक हो गए, अमोनिया और नाइट्रिक अम्ल। कल कराएंगे नाइट्रोजन के ऑक्साइड और फास्फोरस के अपरूप। थैंक यू।